चलिए देखते हैं कैश बुक के अंदर। आज देखा जाए तो हमने फर्स्ट क्लास में पूरा बेसिक देख लिया था। एक जो जीएसटी वाली क्लास थी कल जो हुई, उस क्लास के अंदर हमने 2 कॉलम कैश बुक में क्या फ़र्क है वो देख लिया था। आज हम इसके आगे देखते हैं। आगे क्या था हमारा कि जैसे 2 कॉलम कैश बुक की अगर मैं बात करूं तो सिंपली आपका 2 कॉलम यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। ये भी देख लिया था ना? हाँ ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन लास्ट क्लास में हो गए थे। ओपनिंग बैलेंस भी कर लिया था हमने। आ जाइए, ये भी हो गया था। क्वेश्चन 4 भी देख लिया। 2 क्लास हो गई इसकी, एक नहीं 2 क्लास हो गई है, ठीक है ना। अब देखते हैं हम 2 कॉलम कैश बुक। अगर मैं 2 कॉलम कैश बुक की बात करूं तो आपके 2 कॉलम कैश बुक में एक कैश का कॉलम और एक्स्ट्रा ऐड ऑन हो जाता है। कैश का कॉलम और एक्स्ट्रा ऐड ऑन हो जाता है। पहले क्या था? पहले 1 कॉलम था, अब कितने कॉलम हो गए? 2 कॉलम। कौन कैसे पता चला भाई? देखो यहाँ पे एक हमारा कैश का कॉलम एक्स्ट्रा हो गया और यहाँ बैंक का कॉलम, यानी ये 2 कॉलम, क्योंकि अब हम कैश वाले ट्रांजैक्शन और बैंक वाले ट्रांजैक्शन को नहीं छोड़ेंगे, उसको भी हम इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे, इसलिए इसको क्या बोला गया हमारा 2 कॉलम कैश बुक। जैसे कैश पेड इनटू बैंक, हमने अब इसके अंदर सबसे मेन ये वाली एंट्री तो 11वीं एंट्री है, अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद। पहली एंट्री से स्टार्ट करते हैं। हमने सामान बेचा 5,000 रुपये का कैश और 2,000 रुपये का चेक, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 सेल्स और यहाँ लिखूंगा मैं 5,000 कैश वाले कॉलम में और 2,000 बैंक वाले कॉलम में। 2,000 बैंक वाले कॉलम में पहली एंट्री, ठीक है ना। 1 2 3 लिख लेते हैं। अब दूसरी एंट्री चेक रिसीव फ्रॉम राम। राम से मुझे चेक मिला है, तो मैं एंट्री क्या करूंगा 2, जब भी पैसा मिलेगा तो इधर करेंगे हम 2 राम। राम कितने का? 5,000। समझ में आई बात आपको? यानी जब कभी भी हमारा कैश में पैसा मिलेगा तो कैश कॉलम का यूज कर लेंगे, और अगर चेक में पैसा मिला तो कौन सा यूज कर लेंगे हम? बैंक कॉलम का यूज कर लेंगे हम। सिंपल। रिसीव होगा तो 2 साइड में लिखेंगे और पेमेंट होगा तो बाई साइड में लिखेंगे। जो सिंपल सा सिंगल कॉलम कैश बुक का होता है ना, फंडा के किधर लिखना है वही रहेगा, बस कॉलम में आपको चेक और कैश देखना पड़ेगा। ऐसे ही देखा जाए हमारा 3rd एंट्री देखें तो रेंट पेड बाय चेक 500, तो मैं बाय साइड में लिखने वाला हूं बाय रेंट, और रेंट में और चेक बोला है तो 500 बैंक वाले कॉलम में लिख दूंगा जाके। समझे? इसी तरीके से ये बताओ गुड्स परचेज किया मैंने 1,000 का, कहां लिखेंगे इसे? 2 साइड में या बाई साइड में? परचेज किया है बाय में आएगा ना। अब कुछ भी नहीं बताया कैश और बैंक, तो जब कुछ भी ना बताया जाए और नाम भी ना लिखा हो तो कैश में होता है, तो बाय साइड में लिख देंगे बाय परचेज, और परचेज इज 500 कैश कॉलम में। इसके बाद यहां पे लिखा है कमीशन रिसीव 5,000 रुपए, तो कुछ भी नहीं लिखा, तो वैसे तो 2 में आएगा 2 कमीशन और 5,000 रुपए कैश। हाँ अच्छा, परचेज 10,000 है। इसके बाद आगे देखा जाए सेल ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर हमने बेच दिया है तो पैसे आएंगे, तो अब 2 साइड में लिखेंगे हम 2 फर्नीचर, और फर्नीचर कितने का हो गया भाई? 1,000 रुपए का, 10,000 का। अब कुछ नहीं बोला तो कैश में 10,000, करेक्ट है। इसके बाद कहता है कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। अब देखिए कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक और किस यूज के लिए? अब बैंक से निकाला है तो जब पैसे निकल गए तो बाय साइड में आएगा बाय बैंक, और सॉरी बैंक लिख दिया मैंने। पर्सनल यूज है तो क्या वर्ड लिखेंगे? ड्राइंग। पर्सनल यूज है तो ड्राइंग। कितने रुपए? 1,000 रुपए। किस कॉलम में? बैंक के कॉलम में, ठीक है। आगे कहता है मैंने मशीनरी परचेज किया 2,000 का एंड पेड बाय पेटीएम। अब पेटीएम के थ्रू पैसे दिए मैंने, तो पेटीएम का मतलब क्या हो गया? बैंक से ही गया है हमारा, तो बाय मशीनरी
और पेटीएम के थ्रू गया है तो पेटीएम से बैंक कितने रुपए का भाई? 2000 रुपए का। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अगले पॉइंट पे चले तो अगला पॉइंट क्या कहता है हमारा? कैश रिसीव फ्रॉम मोहन 400 रुपए एंड डिस्काउंट 100 रुपए। मोहन से मुझे कैश मिला कितने का? 400 का, और डिस्काउंट 100 रुपए का। तो आपको याद रखना है जब कभी भी रिसीव वर्ड आ गया है तब डिस्काउंट उसमें से क्या होगा? मैंने बताया था आपको, माइनस पहले से होगा, तब डिस्काउंट का हमें कुछ भी नहीं करना है। तो सीधा कैश रिसीव मोहन से हुआ है तो मैं लिखने वाला हूं टू मोहन, और कैश कॉलम में कितने? 400 रुपए। डिस्काउंट का कुछ करेंगे क्या? जो हमें डिस्काउंट गिवन है 100 रुपए का, ये जो 100 रुपए का डिस्काउंट गिवन है, क्या इस डिस्काउंट का कुछ करने वाले हैं हम? जवाब नहीं, इसका हमें कुछ भी नहीं करना है। गुड सोल्ड, कितने का सामान बेचा हमने? 10,000 का, एंड डिस्काउंट 10% फुल अमाउंट रिसीव। अब देखो यहाँ पे रिसीव और पेड वर्ड नहीं है ना, बोलता फुल अमाउंट रिसीव, रिसीव बाद में है, मतलब कि अमाउंट से पहले होना चाहिए रिसीव वर्ड, बाद में है। तो अब हमें 10% माइनस करना पड़ेगा, यानी 10,000 का 10% तो हमें मिला होगा 9,000 का। तो टू सेल्स, और ये आ जाएगा हमारा 9,000। किस में आएगा? कैश में आएगा, बैंक में आएगा? कुछ भी नहीं बताया तो कैश में। बताइए समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? अब हम एक पॉइंट समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक वर्ड होता है हमारा कॉन्ट्रा एंट्री, एक वर्ड होता है कॉन्ट्रा एंट्री। अब ये सर कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है? कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब है कि जब कभी भी, अब देखो हमारे पास दो चीजें हैं, ये मेरा मान लो बिजनेस है, ये मेरा दुकान है यानी बिजनेस, और ये मान लो बैंक है। ये क्या है? बैंक है। अब आप मुझे बताइए, जब मैं यहां से पैसे लेके और यहां पे रख देता हूं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मैंने अपने दुकान से पैसे लेके रख दिए बैंक में, तो इसको सेंटेंस वाइज कैसे बोलोगे? बताओ, क्या बोलोगे? इंग्लिश में बनाओ। मैंने अपनी दुकान से पैसे कहाँ रख दिए? बैंक में। रखने का मतलब क्या होता है? डिपॉजिट करना, जमा करना। तो एंट्री क्या होगा? कैश डिपॉजिट इनटू बैंक या इन बैंक। मान लेते हैं 1,000 रुपए, ठीक है ना? इनटू बैंक या इन बैंक मान लेते हैं 1,000 रुपए। समझ में आई बात आपको? ऐसे ही अगर मैं यहां से पैसे निकाल लूं और यहां से पैसे निकाल के मैं यहां पे लिया हूं, एरो देखना मैंने बना दिया, तो इसको क्या बोलोगे? तो इसका सेंटेंस कैसे लिखोगे? कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। मान लेते हैं कि ये 2,000 है, ठीक है ना? विड्रॉ। चलो, अब मान लो मैं यहां से पैसे निकाल के और अपने घर ले गया, अपने घर ले गया, तो इसे क्या बोलेंगे? ड्राइंग बोलेंगे। तो एंट्री कैसे लिखेंगे? कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक पर्सनल यूज। मान लेते हैं 5,000, ठीक है ना? कि मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं, बस आपको पता चलना चाहिए हो क्या रहा है। अगर मैं
यहां से पैसे निकाल के घर ले गया तो एंट्री क्या होगा? यहां से पैसे निकाल के घर ले गया तो एंट्री क्या होगा? अरे तीसरी एंट्री तो आपने गलत बता दी। यहां कैश थोड़ी होगा, विड्रॉ फ्रॉम बैंक होगा बस, फॉर पर्सनल यूज। कैश वर्ड ही नहीं आएगा यहां पे। अब यहां से ले गया मैं तो इसकी एंट्री क्या होगी? कैश। कैश निकालेंगे ना, तो बिजनेस से तो हम क्या निकालेंगे? कैश ही निकाल सकते हैं। कैश विड्रॉ फ्रॉम, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। मान लेते हैं 6000। ये 4 पॉइंट आपके सामने हैं। यानी क्या क्या हो सकता है? हम एक बार बिजनेस से पैसा बैंक में जा सकता है और बैंक से पैसा बिजनेस में आ सकता है। एक हो सकता है कि कैश हम अपने पर्सनल यूज के लिए ले जाएं, एक हो सकता है बैंक हम किस लिए ले जाएं? अपने पर्सनल यूज के लिए। समझ में आ रहा है? तो अब हमारा बिजनेस से बाहर पैसा, ये बैंक किसका है? ये बैंक भी तो मेरा ही है ना, यहां पे तो मेरा ही अकाउंट होगा ना बैंक के अंदर भी। तो अगर मैं इसके और इसके बीच में ही काम कर रहा हूं तो बिजनेस से बाहर पैसा नहीं जा रहा। लेकिन अगर मैं इससे इसके बीच में नहीं, कहीं और मैं निकाल के ले जा रहा हूं तो बिजनेस से बाहर पैसा चला गया। सिंपल सी बात है। तो जब कभी भी ऐसा ट्रांजैक्शन हो जो कि हमारा बैंक, बिजनेस और बैंक के बीच में रह जाए, बिजनेस और बैंक के बीच में रह जाए, तो ऐसी एंट्री को कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। तो अगर मैंने 4 एंट्री लिखा है, यहाँ पे 4 पॉइंट है, यहाँ पे 1 2 3 और 4, इसमें से कौन कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो कि बैंक और बिजनेस से रिलेटेड है जिसको आप कॉन्ट्रा कहोगे? कौन सा होगा? सिर्फ और सिर्फ कौन सी एंट्री? यही दोनों ऐसी एंट्री है जो कि कहां से कहां रिलेटेड है। समझ में आई? पहले बात समझो, डाउट है तो पूछ लो। ऐसे कौन से पॉइंट्स आपको लग रहे हैं जो कि बिजनेस, समझ में आई? देखो, एक तो हो गया कि यहां से पैसे निकाला और बाहर चले गए। बाहर मतलब अपने घर ले जाऊं या फिर मैं कहीं और ले जाऊं, वो अलग बात है। लेकिन अगर इसी के और इसी के बीच में ट्रांजैक्शन होता रहा तो उस एंट्री को क्या नाम देंगे हम? इसको कॉन्ट्रा एंट्री। अच्छा, क्यों बोला गया? देखो, कॉन्ट्रा एंट्री इसको इसलिए बोला गया क्योंकि इसके अंदर हो क्या रहा है, अगर मैं यहां से यहां पैसे डाल रहा हूं तो यहां माइनस हो रहा है, हमारा यहां माइनस हो रहा है और यहां हमारा प्लस हो रहा है। यही हो रहा है ना? अगर मैं एंट्री को यहां से यहां कर रहा हूं तो, और दूसरी तरफ मैं अगर यहां से यहां कर रहा हूं तो ये क्या हो रहा है मेरा? माइनस, और ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है प्लस। समझ में आ रही है बात आपको? जब ऐसा सिचुएशन हो रहा है कि एक तरफ माइनस और एक तरफ प्लस, और हमारे कैश बुक के अंदर तो दोनों कॉलम हैं, तो जब हम इसमें ट्रांजैक्शन करेंगे तो हमें तो 2 साइड एंट्री करना होगा। समझो बात को, कितने साइड एंट्री करनी पड़ेगी? 2 साइड करनी पड़ेगी। 2 साइड कौन कौन से? अगर मान लेते हैं इसकी एंट्री है, ये लो, मैं आपके सामने कैश बुक बनाता हूं, आपके सामने कैश बुक बनाता हूं। जब तक आप अपने आप खुद थोड़ा सोचोगे नहीं ना, तो फिर आपको ना बात समझ में आएगी नहीं। फिर आपके मन में एक डर ही रहेगा, यार कॉन्ट्रा एंट्री मुश्किल होता है, बाकी सब आसान होता है। ये लो, ये कॉलम बना दिया सपोज करो, ठीक है, रफली कॉलम एक बना दिया। अब मान लेते हैं कि यहां से पैसे यहां आए, डिपॉजिट इनटू बैंक किया हमने, ठीक है। ये वाला कॉलम मेरा कौन सा कॉलम है साहब? कैश। और ये वाला कॉलम बैंक, और ये कॉलम कैश, और ये वाला बैंक। अगर मैं यहां से यहां जा रहा हूं तो आपने बोला भाई 2 जगह एंट्री पर इंपैक्ट आएगा, एक कैश में भी इंपैक्ट आएगा, एक बैंक में भी आएगा। तो मैंने अगर कैश जमा करवाया तो मैं 2 साइड में पहले लिखना चाहता हूं, तो 2 साइड में मैं कौन से कॉलम में लिखूंगा? मैं नाम छोड़ दो, किस कॉलम में लिखना चाहिए, मैं इधर से स्टार्ट करना चाहता हूं। आपने बोला कि जब कभी भी आप कैश डिपॉजिट कराओगे तो 2 जगह एंट्री इंपैक्ट आएगा। कहां कहां? सर आपका कैश क्या हो जाएगा और एक कहां आएगा? आपके बैंक में आएगा। तो कैश क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? माइनस हो जाएगा, और बैंक क्या हो जाएगा? प्लस। तो इधर से तो हमारा प्लस होता है और इधर से हमारा, तो अब मैं इस साइड से जब मैं स्टार्ट करूंगा तो मैं किस कॉलम में लिखूंगा? बैंक के कॉलम में। लेकिन नाम पता है उसका अपोजिट यूज करेंगे, कैश और बैंक के कॉलम में मैंने 1000 लिख दिया।
अब मैं इस साइड लिखना चाहता हूँ, इस साइड भी लिखना पड़ेगा क्योंकि ये दो जगह इंपैक्ट होता है। अब मैं इस साइड में लिखूंगा तो कहाँ पे इंपैक्ट आएगा, कैश में, तो बाय बैंक यूज करेंगे और हम कैश वाले कॉलम में लिख देंगे 1000। यानी जिस कॉलम में लिख रहे हैं उसका नाम नहीं होना चाहिए, उसके अपोजिट वाला नाम होना चाहिए। समझ में आई बात आपको? तो ये एक ही बात दो जगह चला गया भाई, माइनस में प्लस में भी हो भी रहा है, तो इसलिए इस एंट्री को कॉन्ट्रा बोला जाता है और हम सी वर्ड इसके आगे लगा देते हैं एलएफ वाले कॉलम में। तो सी से क्या पहचान में आता है कि भाई ये वाली एंट्री कौन सी है, हमारी कॉन्ट्रा एंट्री। सी वर्ड इसलिए लगाया जाता है। समझ में आई बात आपको? अच्छा अब ये बताओ, जैसे दूसरी एंट्री है यहाँ पे, इसका बताओ क्या करोगे। विड्रॉ किया है बैंक से, तो बैंक से विड्रॉ किया है तो ये भी दो जगह फर्क दिखाएगा। कहां कहां दिखाएगा, कैश और बैंक। तो बताओ कैश पे क्या फर्क दिखाएगा, और बैंक माइनस होगा। चलो मैं पहले तो प्लस वाले साइड में लिखना चाहता हूं, मैं किस कॉलम में लिखूंगा, 2 किस कॉलम में लिखूंगा, मेरे पास दो कॉलम है, कैश कॉलम में लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 2000। नाम क्या लिखेंगे, क्योंकि कैश कॉलम है तो नाम मुझे लिखना पड़ेगा। अब मुझे माइनस भी दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों जगह इंपैक्ट होता है, तो माइनस दिखाना होगा। तो मैं बाय साइड में पहले कॉलम डिसाइड करो, किस कॉलम में माइनस होगा, बैंक में। तो मैंने बैंक वाले में तो 2000 लिख दिया, लेकिन बैंक में लिख रहा हूं तो इसलिए वर्ड क्या इस्तेमाल करूंगा, और इसके आगे सी और सी वर्ड आ जाएगा हमारा। समझ में आ रहा है कॉन्ट्रा एंट्री क्या बन रहा है हमारा। अब ऐसे ही मान लिया जाए ये बिजनेस से बाहर पैसे निकाल के ले गए, ये आपने कॉन्ट्रा एंट्री तो नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री वही होगा जो बिजनेस और बैंक, बिजनेस और बैंक, बिजनेस और बैंक में लेन देन रहेगा। तो ये तो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, ये तो सिंपल एंट्री हो गया, ड्राइंग हो गया। और आपने चेक से किया है, बैंक से किया है, तो सिंपल इसकी एंट्री क्या होगी, ड्राइंग, और बैंक कॉलम में 5000 लिख देंगे और दूसरी जगह कोई लिखने की जरूरत नहीं है। ये कॉन्ट्रा वॉन्ट्रा नहीं है। मैं इसलिए ये शब्द बार बार लिख रहा हूं कि कई बार बच्चे ना ये विड्रॉ वर्ड या फिर आपका डिपॉजिट वर्ड से कंफ्यूज हो जाते हैं। सर ये भी तो पैसा निकाल ही रहे हैं, ये भी तो पैसा निकाल रहे हैं, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। लेकिन आपका कॉन्ट्रा एंट्री कौन सा माना जाएगा, निकालेंगे तो सही लेकिन घर लेके नहीं जाएंगे, ऑफिस में ही लेके आएंगे पैसे को। समझ में आई बात आपको? ये क्या हो गई हमारी कॉन्ट्रा एंट्री। तो चलो एक सेंटेंस हमारे पास यहां पे देखो क्या है, कैश पेड इनटू बैंक। तो पहले मैं टू साइड लिखना चाहता हूं। बताओ, मैं टू साइड में लिखा हुआ है कैश पेड इनटू बैंक, मैंने बैंक में 4000 रुपए जमा कराया, इसका हिंदी मीनिंग हो गया। तो मुझे सबसे पहले मैं टू साइड को ही लिखूंगा, फिर मैं बाय में जाऊंगा। तो टू साइड में जब लिखूंगा तो मैं किस कॉलम में लिखूं, मैं क्योंकि लिखा है डिपॉजिट किया है अपने बैंक में, तो सबसे पहले बैंक में लिख लेंगे। कितना लिख लेंगे हम जी, 4000 लिख लेंगे। ये लो 4000 लिख लिया। और जब बैंक में लिख रहे हैं तो क्या नाम यूज करोगे, कैश यूज करेंगे, और इसके आगे लगा देंगे वर्ड सी, एलएफ वाले कॉलम में लिख देंगे सी। अब यहां पे एलएफ वाला कॉलम सी लिखने के लिए यूज हो गया। अब माइनस में दिखाना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये माइनस प्लस दोनों होगा ये वाली एंट्री, तो माइनस में दिखाना पड़ेगा। तो बाय साइड किस कॉलम में दिखाओगे, बैंक कॉलम में दिखाओगे। कितना दिखाओगे, कैश कॉलम में आएगा। बाय साइड में कितने दिखेंगे, कैश कॉलम में। कितने, 4000। अगर कैश कॉलम में दिखाया जा रहा है तो वर्ड क्या यूज करेंगे, बैंक यूज करेंगे, और इसके आगे भी क्या लगा देंगे हम, कॉन्ट्रा। तो डेट दोनों की क्या रहेगी, जैसे मेरी 11वीं एंट्री है तो 11वीं एंट्री के हिसाब से ये भी 11/11 आ जाएगा डेट। पहले देख लो, कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब पहले पता होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं कि किसी को भी कॉन्ट्रा एंट्री कह देते हैं। नहीं, पहले तो ये पता चले कॉन्ट्रा एंट्री, उसके बाद सबसे सिंपल सोचना है कि भैया प्लस क्या हुआ है, तो इधर लिख देंगे और कॉलम चुन लो, उसके बाद उसके आगे नाम उसका कॉलम का अपोजिट वाला लिख देंगे। इसके बाद माइनस क्या हुआ वो इधर लिखेंगे। एक एंट्री और लिखूं, बताओगे आप मुझे? चलो एक एंट्री, 12 एंट्री, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक 4000। अब बताओ इसका क्या होगा, क्या ये ड्राइंग है? नहीं। क्यों नहीं है भाई ड्राइंग ये? क्योंकि पैसे निकाले, यहां पर्सनल यूज के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है, इसलिए ड्राइंग नहीं है। अब क्या ये कॉन्ट्रा एंट्री बन सकता है? हाँ। क्यों? क्योंकि बैंक से पैसे निकाले और कहां लेके आ गए, ऑफिस में लेके आ गए। कहां लेके आ गए, तो ये कौन सी एंट्री बन जाएगी, कॉन्ट्रा। अब सबसे पहले प्लस को मैं सोचूंगा, तो मैं सबसे पहले इधर लिखूंगा। तो बताओ किस कॉलम में लिखूंगा, कैश में। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से निकला है तो आया कहां होगा, कैश में आया होगा, तो कैश में आ जाएगा। कितने रुपए हमारे, 4000। और यहां पे वर्ड क्या यूज करें, बैंक वर्ड यूज करेंगे। समझ में आई बात आपको?
अब इसके बाद कहाँ जाएंगे हम? बाय साइड में जाएंगे, यानी माइनस में। तो माइनस किस कॉलम, कौन सा, कहाँ से माइनस होगा हमारा? बैंक से। तो बैंक में जो मैंने लिख दिया 4000, और बाय साइड में मैं लिख दूंगा बाय कैश। बहुत सिंपल है ये, और एग्जाम में जरूर देंगे ये एंट्री वो, और इसके आगे सी वर्ड आ जाएगा, समझे? अब इसका टोटल कर देते हैं। सिंपल टोटल करने का क्या प्रोसेस है, दोनों कॉलम एक साथ चलने वाला है और दोनों कॉलम के लिए हम टोटल करेंगे। तो 5000, ये कितना था कमीशन? कमीशन कितने का है? 5000, 5000, 10,000, 400, 9,000, 4,000, ये आ गया 33,400। 33,400। अब यहाँ पे जो भी निकलेगा मंथ के एंड में, उसका नाम क्या रखते हैं हम? बैलेंस CD। कैसे निकालते हैं? इसमें से ये सब माइनस कर देंगे, तो बस 14,000 ही माइनस करना है मुझे। तो ये आ गया मेरा 19,400। समझ में आई कि नहीं आई बात? और डेट कौन सा होगा? एंड ऑफ मंथ, ईयर नहीं, एंड ऑफ मंथ, क्योंकि एक महीने का बनाते हैं हम कैश बुक। अब दूसरा कॉलम टोटल करेंगे, तो भाई 2,000, 5,000 और 4,000, तो ये आ गया 11,000, और इधर भी 11,000, और इसमें से अब इसको माइनस कर दो, कितने? 500, 1,000, 2,000 और 4,000, तो बचा 3500। तो इधर लिख देंगे, और ये जो निकला है इसको क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग फिगर। समझे बात? अब ना कई बार ऐसा होता है, एग्जामिनर बोलता है कि भाई ना इसको ना ओपनिंग बैलेंस भी बना के करो आप। तो हमें कुछ नहीं करना होता ओपनिंग बैलेंस बनाने में। जैसे मान लेते हैं कि ये जनवरी का टाइम चल रहा है, और ये डेट जो है वो 31 जनवरी है, सपोज करो। कौन सा डेट है? 31 जनवरी है। तो हम क्या करेंगे, एक और एंट्री करेंगे यहाँ पे 1 फरवरी, क्योंकि इसके अगला दिन कौन सा आएगा? 1 फरवरी को, और यहाँ पे इसको बना देंगे टू बैलेंस BD। बैलेंस BD इस टोटल के नीचे बनेगा, ठीक है? टोटल के ऊपर नहीं, टोटल के टू बैलेंस BD। अब यही अमाउंट लिख देंगे कि भैया जो CD था अगली बार बैलेंस BD बन जाएगा, और ये कितने आ गए हमारे, ये बना के छोड़ देंगे। कई बार एग्जामिनर बोलता है, ना भी बोले तो एग्जाम में ये बना के आ जाना बस। क्या किया हमने? जो बैलेंस CD निकला उसी को अगले डेट पे बस डेट बदल दिया, और वहां पे सेम अमाउंट CD वाला ही पुट कर दिया, लेकिन कहाँ? टोटल के नीचे। बात समझ में आई आपको? तो ये था 2 कॉलम कैश बुक। हाँ, इधर आ जाता BD, उल्टा जाता है हमेशा। अगर इधर बैलेंस CD निकला किसी केस के अंदर, तो इधर आ जाएगा। समझे? कोई दिक्कत है यहां तक? तो इसके अंदर हमने क्या सीख लिया? कॉन्ट्रा एंट्री, और 2 कॉलम कैश बुक को किस तरीके से मैनेज किया जाए। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे चलते हैं हम। अगला पॉइंट आ जाता है हमारा यहाँ पे, पेटी कैश कैसे आ गया इतनी जल्दी? चलो, कॉन्ट्रा एंट्री के बाद आ जाते हैं हम आगे। आगे हमारा एक एंट्री होता है एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट। अब सर एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है? एंडोर्समेंट का मतलब होता है जब हम कोई चीज ट्रांसफर करते हैं, और इसका सिंपल सा मीनिंग होता है ट्रांसफर। सिंपल सा मीनिंग क्या होता है? ट्रांसफर। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक ये पेपर पड़ा हुआ है, ठीक है? अब जैसे ही ये पेपर मैं आपको दे दूंगा, तो मैं अकाउंटिंग भाषा में बोलूंगा मैंने इस पेपर को एंडोर्समेंट कर दिया, और आप सिंपल भाषा में बोलोगे ये पेपर तुमने उसको दे दिया, और थोड़ा सा और इंग्लिश भाषा में बोले तो ये पेपर हमने ट्रांसफर कर दिया, या ये पेपर मैंने गिवन कर दिया, यही बोलोगे, मैंने दे दिया ये। तो हम तो अकाउंट सीख रहे हैं, तो ये जो एंडोर्समेंट वर्ड है ये लॉ का वर्ड है बेसिकली। लॉ के अंदर एक चैप्टर होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, उस लॉ में आपको अभी जाने की जरूरत नहीं है, तो उसका एक चैप्टर था, तो उसके अंदर इस शब्द का हमेशा इस्तेमाल किया जाता था, एंडोर्समेंट का। अब एंडोर्समेंट का क्या एंट्री होता है कैश बुक के अंदर, वो देखना पड़ेगा हमें। जनरली देखो, समझो आप, जैसे मान लिया जाए ये मेरा बिजनेस है, आप थोड़े से समझना, ये मेरा सपोज करो क्या है, मेरा ये बिजनेस यानी मेरी दुकान है, ठीक है? मैंने किसी को सामान बेचा, सोल्ड किया सामान, सोल्ड किया इस व्यक्ति को, और इसने मुझे 4,000 रुपए का एक चेक दिया।
अब चेक देने का दो तरीके होते हैं, या तो चेक के ऊपर हम कस्टमर से नाम लिखवा लेते हैं, या फिर कई बार चेक के ऊपर नाम भी नहीं लिखवाते। तो जब मुझे इसने चेक दिया तो चेक कुछ ऐसा दिया, ये मेरे पास चेक था और इस चेक के ऊपर नेम के जगह पे ना खाली छोड़ दिया। मैंने बोला भाई नाम के जगह पे मत फिल करना, मुझे किसी को देना है वो लिख लेंगे। बस यहाँ पे अमाउंट के जगह पे उसने फिल कर दिया 4000 और यहाँ पे भी 4000 लिख के और यहाँ ऐसे साइन कर दिया उसने। अब जब मेरे पास ये चेक है, ये चेक मैं जिसको भी देना चाहूं उसका नाम लिख के मैं दे सकता हूं। मैंने बोला नाम मत लिखना, मैं बाद में खुद ही नाम लिख लूंगा, क्योंकि कई बार अगर चेक के अंदर आपने एक छोटा सा भी ओवर राइटिंग कर दिया, छोटा सा भी नाम करेक्शन कर दिया ब्लू पेन से, और आपने ब्लैक पेन से थोड़ा सा नाम लिख दिया, आपका चेक वो चलेगा ही नहीं। बैंक वाले इस मामले में, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्रॉड फोर्जरी बहुत होता है, साइन कॉपी कर लेते हैं। मान लो मेरा चेकबुक आपको मिल गया, मिलने के बाद आपको साइन आता है, क्योंकि साइन कॉपी करना नॉट अ बिग टास्क, बहुत बड़ी टास्क नहीं है। आपने साइन कॉपी कर लिया और बैंक चले गए पैसे निकालने। इसलिए बैंक में जब आप जाओगे ना पैसे निकालने, तो पहले फ़ोन मेरे पास आएगा कि सर आपने किसी को चेक दिया है क्या। मैं बोलूँगा कि नहीं मैंने चेक नहीं दिया है, तो वो चेक आपको पैसे मिलेंगे ही नहीं। इतने सारे प्रोसेस होते हैं और इसलिए चेक बड़े ही संभाल के चला जाता है। तो मैंने यहां नाम लिख के, और मान लेते हैं ये मोनू से मुझे मिला। किससे मिल गया मुझे? मोनू से। मोनू भाई ने मुझे चेक दिया। अब इस चेक का मैं क्या करूंगा, इस चेक को मैं लेके चला जाऊंगा कहां पे, इस चेक को लेके मैं कहां जाऊंगा? दुकान में लेके भी रख के क्या फायदा, मुझे जाना पड़ेगा कहां, मुझे जाना पड़ेगा कहां? बैंक में। और बैंक में जाकर मैं जमा कराऊंगा तो मुझे इसके पैसे मिलेंगे। चलो मैं बैंक में जाऊंगा तो बैंक के अंदर ना कुछ डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन के हिसाब से जाया जाता है। बैंक के अंदर गया तो मैं बैंक में लाइन पे लग गया, और यहां पे बहुत सारे लोग बैंक के अंदर लाइन में लगे हुए हैं चेक डिपॉजिट करने के लिए। अब मैंने किसी से उधार भी खरीदा हुआ था, सोनू से। सोनू से उधार खरीदा हुआ था, कितने का? 4000 का। ये उधार मैंने खरीदा था, तो कायदे से देखा जाए तो मुझे सोनू को 4000 देने चाहिए। मोनू से तो मुझे 4000 का चेक मिल गया, लेकिन मुझे ये 4000 किसको देना चाहिए? सोनू को देना चाहिए। अभी मेरे पास दुकान में चेक आया नहीं है, तो मैंने क्या करा, सिंपली जब मैं जमा करने जा रहा था तो जो मेरे पीछे वाला व्यक्ति था वो कौन था? सोनू था। और मैं जो था ये कौन है? ये मोनू है। तो सोनू ने मोनू से कहा भाई मेरे भी पैसे दे दे जो तू चेक जमा कराने आया है। तो इसने जो इसके पास ये वाला चेक था, ये चेक जाके किसको दे दिया? इसने सीधा दे दिया किसको? अपने अकाउंट में ना जमा करा के इसने दे दिया किसको? और यहां पे नाम लिख दिया, ले भाई तू ही ले ले सोनू। समझ में आई बात आपको? तो क्या इस चेक का पैसा मुझे मिला? क्या मैंने इस चेक का पैसा किसी को दिया? यानी चेक मेरे पास आया और बाहर से बाहर ही निकल गया। तो ऐसे केस के अंदर दुकान के अंदर ना तो पैसे आए हैं और ना ही दुकान से पैसे बाहर गए हैं, दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ है ना। आया भी नहीं और दुकान से बाहर गया भी नहीं, यही हुआ ना। तो अगर दुकान में ना तो पैसे आए और ना ही पैसे गए, तो इस वजह से जब कभी भी ये एंडोर्समेंट की एंट्री आएगी तो हम उस केस में इसकी नो एंट्री करते हैं। कहां पे? कैश बुक के अंदर। क्योंकि कैश बुक का फंडा क्या है कि दुकान के अंदर पैसे अगर आ जाए तो आप टू साइड में लिख दीजिएगा, और दुकान से अगर पैसे निकल जाए तो किस साइड लिख दीजिएगा? बाय साइड में। लेकिन इस ट्रांजैक्शन में आपको कहीं भी नहीं दिख रहा होगा। क्या बताओ मेरी दुकान में पैसे आए थे? नहीं आए। हाँ, अगर मैं ये करता कि पहले मैं अपने खाते में जमा करा देता, फिर मैं चेक दे देता मोनू को, तब ऐसे सिचुएशन में मैं खाते में जब जमा करता तो पहले मैं बैंक के कॉलम में टू साइड में लिख लेता कि भाई पैसे तो आ ही गए, फिर मैं बाय साइड में लिखता ले भाई तू पैसा ले ले। लेकिन यहां पे तो चेक का पैसा दुकान के अंदर गया ही नहीं, और दुकान से बाहर भी मैंने कुछ नहीं दिया, वो तो बाहर से बाहर ही चेक का क्या हो गया? सेटलमेंट हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हम कोई एंट्री करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन कह रहा हूं, कैश बुक के अंदर कोई एंट्री करते हैं? नो एंट्री। एक तो ये ट्रांजेक्शन आपको ध्यान रखना होगा। समझ में आई बात आपको? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है? चलिए, एक ट्रांजेक्शन और है जो कि बहुत बार पूछा जाता है और क्वेश्चन में आता ही आता है, दैट इज चेक इन हैंड। चेक इन हैंड। अब साहब चेक इन हैंड क्या होता है?
लेट सपोज मैं आपके सामने एक सिंपल सा कैश बुक बना लेता हूं। ये 2 कॉलम हो गया, ये 2 कॉलम हो गया, ठीक है। कैश बुक बना लिया मैंने, सपोज करो। अब मान लेते हैं एक मिस्टर राम है, मिस्टर राम ये मिस्टर राम है। अब मिस्टर राम और मैं दुकानदार हूं, मेरा नाम मान लेते हैं मोहन, या मैं ऑनर बन जाता हूं, सिंपल सी बात है, मैं ऑनर हूं। ठीक है। राम ने क्या करा, फिर से अगेन मुझे एक चेक दिया। ये चेक दिया मुझे 5,000 रुपए का। किस डेट पे राम ने दिया? राम ने दिया 1 जनवरी को, 1 जनवरी को। अब ये चेक राम ने उठा के मुझे दे दिया। अब मेरे पास इतने सारे काम होते हैं, अब मुझे दिया इसने चेक, और मैं इसी दिन दौड़ के गया, इसी दिन भागा भागा गया। कहाँ गया मैं इसी दिन भागा भागा कहाँ चला गया? बैंक में जमा कराने, क्योंकि भाई चेक मिला है, पैसे जल्दी चाहिए, बैंक में जमा करा दिया 1 तारीख को। तो इसकी एंट्री क्या करूंगा मैं? 1 तारीख को ही एंट्री कर दूंगा, 1 जनवरी को, और मैं लिखूंगा क्या? टू राम से मुझे पैसे मिल गए, और मैं बैंक कॉलम के अंदर एंट्री कर दूंगा, ये वाला कैश कॉलम, ये वाला बैंक कॉलम, और ये 5,000 एंट्री कर दिया। पहले ये बात समझ में आई? बड़ी सिंपल सी बात है, यहां तक समझ में है। इसके बाद एक व्यक्ति और है, मान लेते हैं ये है सोहन। अब सोहन ने मुझे 5 तारीख को चेक दिया। सोहन ने मुझे एक चेक दिया, और वो चेक भी था 20,000 रुपए का। और कब दिया इसने मुझे? 5 तारीख को। ये लो, मेरे पास चेक आ गया 5 तारीख को। लेकिन किसी कारण की वजह से मैं 5 तारीख को बैंक नहीं गया जमा करवाने। जैसे आज ही अगर मुझे कोई चेक दे दे तो आज तो बैंक बंद है, तो आज मैं चले भी जाऊं बैंक में तो कोई फायदा नहीं है। तो जब मुझे सोहन ने ये चेक दिया तो मैं बैंक नहीं गया, लेकिन मुझे पता था मैं बैंक जाऊंगा, थोड़े काम निपटा लूं, और मैं इस चेक को लेके फटाफट से बैंक भागा। और कब मैं लेके गया? ये मैं गया 10 तारीख को, 10/1 को। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता? हो सकता है। तो अब बैंक में जब चेक जमा कराने गया जिस दिन, तो वो तारीख मिला हमें 5 तारीख को। मिला कब हमें? 5 तारीख को। लेकिन बैंक में क्या मैंने 5 तारीख को जमा कराया? तो मैं बैंक कॉलम में 5 तारीख को भी नहीं लिखूंगा। तो मैं किस दिन लिखूंगा? मैं 10 तारीख को। तो मैं 10 तारीख को एंट्री करूंगा, और अब जो 10 तारीख को मैं यहां पे लिख तो दूंगा 20,000 रुपए बैंक कॉलम में, लेकिन यहां पे अब मैं टू सोहन नहीं लिखूंगा, क्योंकि सोहन ने तो मुझे 10 को दिया ही नहीं है। अगर मैं टू सोहन लिख देता हूं तो इसका मतलब क्या हो गया कि सोहन ने मुझे कब दिया है, यही मतलब होगा इसका, जबकि ऐसा तो है नहीं। तो इस केस के अंदर मैं कहूंगा ये चेक तो भाई मेरे पास पड़ा हुआ था और मैंने बैंक में जाके 10 को जमा कराया है। तो इस सिचुएशन में एंट्री मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैं एंट्री करूंगा चेक इन हैंड। इसका मतलब होता है मेरे हाथ में चेक पड़ा हुआ था और मैंने जमा करा दिया, मुझे दिया नहीं किसी ने 10 तारीख को। बात समझ में आई इसकी? अगर इन दोनों की मैं जर्नल एंट्री बताऊं आपको, तो जर्नल एंट्री जिस दिन मुझे चेक मिला था उस दिन मैं एंट्री क्या करूंगा? राम से मुझे चेक मिला था तो मेरे पास आ गया था चेक इन हैंड 5 तारीख को, और किससे आ गया था? टू राम से 20,000 रुपए का। ये 5 तारीख की है, और मैं 10 तारीख को जब जमा कराने जाऊंगा तो 10 तारीख को करूंगा मेरे बैंक में पैसे आ गए भाई, और मैंने बैंक वालों को क्या दिया? चेक तो दिया, लेकिन कौन से? चेक इन हैंड। ये 2 एंट्री ऐसे में ड्राइव हो जाता है हमारा, ठीक है ना। एक जिस दिन चेक रिसीव करेंगे उस दिन, और चेक अगर मैं बात करूं, अगर मैं उसी दिन जमा करा देता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था, मैं 5 तारीख को क्या कर देता? टू सोहन कर देता। मैंने राम लिख दिया वहां पे गलती से, राम नहीं है, दूसरा बंदा कौन है? ये सोहन है। समझ में आई बात आपको? यानी जब कभी भी आप चेक रिसीव करते हो किसी से, तो आपको नीचे वाली एंट्री में चेक कर लेना होगा कि जमा कहीं बाद में तो नहीं कराया उसने। अगर नीचे कहीं कुछ लिखा ही नहीं है कि जमा कब कराया, तो आप एक अजम्पशन लोगे कि भैया उसी दिन जमा करा दिया और उसी के नाम से कर दोगे।
अगर नीचे आपको बोल दे कि भैया इस डेट पे जमा कराया है, तो फिर आप जिस दिन रिसीव कर रहे हो उस दिन से एंट्री नहीं करोगे, जिस दिन जमा करवाओगे उस दिन से एंट्री करोगे। और किस नाम से करोगे? चेक इन हैंड के नाम से। चलो एक और एंट्री बोलते हैं। जैसे मान लो मैंने 15 तारीख को एक चेक रिसीव किया, चेक रिसीव फ्रॉम दीपक ₹5000 का। अब नीचे कोई एंट्री ही नहीं मिल रहा आपको, इससे रिलेटेड कोई एंट्री गिवन ही नहीं है। अब बताओ किस तारीख को एंट्री करोगे इसका? 15 तारीख को ही कर देंगे। किस नाम से करेंगे? टू दीपक। किस नाम से करेंगे? टू दीपक, क्योंकि हम ये मान लेंगे कि हमने इसको किस दिन जमा कराया? 15 को ही जमा करा दिया, तो इसलिए टू दीपक होगा। लेकिन मान लेते हैं एंट्री करते करते आपको 20 तारीख को पता चला कि दीपक चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। अमाउंट भी नहीं लिखा मैंने यहां पे, बस मैंने इतनी जानकारी दी, दीपक का चेक क्या कर दिया मैंने? बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो आप बताओ हम किस दिन एंट्री करेंगे? 2 डेट है, किस दिन करेंगे हम? 20 तारीख को करेंगे। और 20 तारीख को किस नाम से करेंगे हम? टू चेक इन हैंड। समझ में आया? ये सिर्फ चेक रिसीव करते हैं उसके ऊपर लगता है ये। मान लो मैंने आपको चेक दिया 5 तारीख को और आपने 15 तारीख को जमा कराया, तो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। जब रिसीव करते हैं तब ये चेक इन हैंड वाला कॉन्सेप्ट होता है। अगर मैंने आपको 5 तारीख को चेक दिया है तो मैं तो मानूंगा कि आप 5 तारीख को जमा करवा रहे हो। मान लो मैंने सोनाली को 5 तारीख को चेक दिया है और सोनाली ने 15 तारीख को जमा करवाया, तो मैं तो भैया 5 तारीख को ही एंट्री करूंगा सोनाली और अपने बैंक खाते से माइनस कर दूंगा। ठीक है ना? तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट चेक इन हैंड वाला लगता है, कब लगता है? रिसीव करते टाइम पे, पेमेंट करते टाइम पे। भैया तू जब मर्जी जमा करा, उससे मतलब नहीं, हमने तो पैसे दे दिए तुम्हें। समझ में आई बात आपको? तो ये एक एंट्री आ जाता है कई बार, किसका? चेक इन हैंड का, जिसको कि आपको करना होगा। तो अभी हमने क्या देखा? एंडोर्समेंट देख लिया, कॉन्ट्रा देख लिया, और एक क्या देख लिया? चेक इन। एक कई बार डिसऑनर्ड की एंट्री आ जाती है। डिसऑनर्ड का मतलब होता है चेक का बाउंस हो जाना। तो अगर मान लिया जाए इसी क्वेश्चन में मैं बोलूं कि भैया राम का चेक डिसऑनर्ड हो गया, या फिर मैं ऐसे बोल दूं कि मोहन चेक डिसऑनर्ड ₹2000। तो डिसऑनर्ड का मतलब होता है मेरे खाते से पैसे निकल जाना। मेरे खाते से क्या हो जाना? पैसे निकल जाना, माइनस हो जाना, इसका मतलब ये होता है। तो सिंपल सी बात है, डिसऑनर्ड हुआ तो मैं यहाँ पे किसने करा? डिसऑनर्ड मोहन ने। तो मैं बाय साइड में करूंगा मोहन, और मोहन के द्वारा बैंक में माइनस कर दूंगा, और कोई एंट्री इसकी नहीं होनी है। समझ में आई बात आपको? डिसऑनर्ड का मतलब आपके खाते से पैसे, आपके कैश बुक से पैसे, क्योंकि आपने जब ने इसने मोहन ने मुझे चेक दिया होगा तो मैंने एंट्री क्या करा होगा? चेक रिसीव फ्रॉम मोहन 2000 रुपए, और मैंने फट से यहां पे टू मोहन करके अपना बैंक खाता बढ़ा दिया होगा। यही किया होगा ना, जैसे ही चेक मिला होगा। लेकिन बाद में पता चला यार इसके अकाउंट पे पैसे ही नहीं थे, तो अब मुझे तो पैसे मिलेंगे नहीं। तो ये जो एंट्री मैंने बढ़ा रखा है अकाउंट, ये सही बढ़ा हुआ है या गलत बढ़ा हुआ है? गलत है, क्योंकि पैसे नहीं मिले। तो मुझे इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाय साइड मोहन करके माइनस करके मुझे क्या कर देना होगा? इसको ठीक कर देना होगा। बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई? तो कुछ डिसऑनर्ड के पॉइंट्स आपके पास आ सकते हैं। तो डबल कॉलम कैश बुक के अंदर अब जैसे जैसे क्वेश्चंस करोगे, इससे ऊपर कोई एडजस्टमेंट बनता नहीं है। सिंपल से आपके पास क्वेश्चंस होंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर आपके 5 से आपकी किताब में स्टार्ट है, और मेरे ख्याल 12-13 तक आपकी किताब में क्वेश्चन है। कितने? 11 तक है। 5 से लेके 11 तक क्वेश्चन है। आप अगर ध्यान से और धीरे धीरे करते हो तो आपके सभी के आंसर एग्जैक्टली आ जाएंगे। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो करने वाला। ये चैप्टर नंबर 10 की बात कर रहा हूं मैं, चैप्टर नंबर 12 की बात नहीं कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? चैप्टर नंबर 10 की बात। बस आपको ये चीजें ध्यान में रखना। और ये वीडियो देखो मैं YouTube पे तो डाल ही रहा हूं, मान लो कोई कॉन्सेप्ट स्किप हो गया तो आप वहां से देख के इसको फिर से क्या करोगे? रिकॉल कर लोगे, और फिर आप क्वेश्चंस को दोबारा करोगे। तो आपके पास होमवर्क में, क्योंकि आपकी छुट्टी संडे भी छुट्टी पड़ेगी, तो संडे तक आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। कितने? 5 से लेके 11 तक 6 क्वेश्चन। हालांकि तो आप आज ही करोगे तो आज ही हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चन मैं अगर आपको दिखा भी दूं तो देखिए कौन सा क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। कैश बुक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम।
ये देखिए, मान लीजिए 6 क्वेश्चन मैंने रैंडमली कोई भी क्वेश्चन निकाल लिया। 6 क्वेश्चन में देखा ओपनिंग बैलेंस 5000 और बैंक बैलेंस 5000, तो इसको किस नाम से लिखेंगे? बैलेंस बीडी के नाम से, टू साइड में आ जाएगा। कैश रिसीव सेल ऑफ पर्सनल एसेट्स, तो ये भी टू साइड में आ जाएगा। पर्सनल एसेट्स तो पता है ये क्या है? कैपिटल है ये। जब अपना घर का कुछ भी बेच दोगे और पैसे ले लोगे तो कैपिटल बन जाता है वो। इसके बाद कहता है डिपॉजिट इनटू बैंक अकाउंट, ठीक है। चेक रिसीव एडवांस अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स, तो एडवांस के नाम से आ जाएगा 50,000। पेड टू बॉस, चेक में दे दिया तो बाय साइड में आ जाएगा। आपने पेड वर्ड लगा दिया बॉस से पहले और बाद में डिस्काउंट है तो इस डिस्काउंट का कोई मतलब नहीं रह जाता, सीधा आप 12,500 दे दोगे। पेड वेजेस इन कैश कहाँ चला जाएगा? बाय में चला जाएगा। चेक रिसीव फ्रॉम ए मुखर्जी नगर सेंट इनटू बैंक, तो मतलब मैंने मुखर्जी से चेक रिसीव करा और सीधा सीधा मैंने क्या करा? बैंक में जमा भी कर दिया, उसी दिन कर दिया मैंने दौड़ के। तो फिर अब भाई किस नाम से एंट्री होगा? क्या चेक इन हैंड्स के नाम से एंट्री होगा? नहीं, सीधा मुखर्जी से हम 6,000 रुपए जमा कर देंगे। ड्रॉ फ्रॉम बैंक, ये कौन सी एंट्री है? कॉन्ट्रा हो गया, क्योंकि बैंक से निकाला है तो बैंक प्लस हो जाए, बैंक माइनस हो जाएगा, कैश प्लस हो जाएगा। पेड सैलरी आ जाएगा। गुड्स कैश में आपने बेचा है, बैंक आपने सेम डे जमा कर दिया। बैंक द सेम मतलब सामान बेचा कैश में और बैंक में पैसे जमा कर दिए, तो आप बैंक कॉलम में लिखोगे ना कि कैश कॉलम में लिखोगे इसको। पेड रेंट बाय चेक, सिंपल सी बात है ये, ऐसे याद आते हैं। देखो यहाँ मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूं कौन सी एंट्री, ये वाली। रिसीव पोस्ट डेटेड चेक 2000 डिसऑनर्ड, कहता है कि एक चेक मिला था हमें 20,000 का फ्रॉम राज, डिसऑनर्ड हो गया और पेइंग डिस्काउंटिंग चार्ज हमें 750 लग गया, तो डिसऑनर्ड हुआ तो कहाँ चला जाएगा? बाय साइड में। एक हमसे बैंक इस बात का चार्ज भी काट लिया तो ये भी कहाँ चला जाएगा? हमारा बाय साइड में। कोई भी बैंक चार्ज काटता है तो बैंक माइनस होगा जो कि चला जाएगा बाय साइड में। हाँ, बाय बैंक चार्ज के नाम से, या नो जो भी डिस्काउंटिंग चार्ज है ये भी लिख सकते हो। रिसीव चेक फ्रॉम दीपक 5,000, नॉट बैंक बोल दिया इसने, भैया बैंक जमा नहीं कराया, रिसीव कर लिया बस हमने दीपक से चेक। तो क्या मैं 18 तारीख की एंट्री करूंगा? नहीं करूंगा। अब आगे देखते हैं, तो आगे देखो 20 तारीख को बोलता है चेक रिसीव फ्रॉम दीपक डिपॉजिट इनटू बैंक, तो क्या मैं 20 तारीख को एंट्री करूंगा? करूंगा, लेकिन किस नाम से करूंगा? चेक इन हैंड के नाम से एंट्री करेंगे। पेड चंद्रा बाय चेक एंड रिसीव डिस्काउंट, तो सिंपल सी बात है, हमने चंद्रा को चेक दिया, ये चेक से आ जाएगा। विड्रॉ पर्सनल यूज, क्या ये कॉन्ट्रा एंट्री में आएगा? नहीं आएगा। परचेज गुड्स, तो बाकी सारे के सारे सिंपल हैं, आपको आंसर गिवन है, सारे आंसर बुक के ठीक है, किसी आंसर के ऊपर डाउट नहीं करना कि भैया हम सही हैं और आंसर गलत है, क्योंकि सबके आंसर बच्चों ने पहले वाले बैच में किए हैं तो सारे आंसर मैच हुए उनके, ठीक है ना। तो आपको कितने क्वेश्चन होमवर्क में करने हैं? 11 क्वेश्चन टोटल होमवर्क में करना है। अब ये फटाफट से आप नोटिंग करिए। यहां से आज हमने स्टार्ट किया है 2 कॉलम कैश बुक।